हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड के क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 7 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि वर्ल्ड वॉर है क्या, कब से कब हुआ था, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे, मेजर एपिसोड्स क्या था वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर के होने से जो कॉमन पीपल हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, कई कई जो नई टेक्निक्स कैसे आ रही थी, कैसे जो लोग हैं कॉमन पीपल को टारगेट करके प्राइसेस इन्फ्लेट करते जा रहे थे, इन्फ्लेशन आ गया था, जो वॉर्स का इफेक्ट है वो लोगों के बीच में हमने देखा। अब उसके बाद जो है हमको देखना है कि कैसे जो ये वॉर है ये एंड में आया और कुछ पीस ट्रीटीज हुई जिसके बाद जो है वो वॉर खत्म हुआ। तो उसके बारे में हमको इस वीडियो लेक्चर में देखना है। तो इन 1920 विक्टोरियस एलीड फोर्सेस प्रिडोमिनेंटली ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली साइन पीस ट्रीटी विद डिफीटेड नेशन। तो अब जो है वॉर खत्म हुआ तो जो विक्टोरियस एलेड फोर्सेस, एलेड मतलब एक साथ जो मिलके जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो जो विक्टोरियस मतलब जिनकी जीत हुई थी, तो प्रीडोमिनेंटली मतलब उसमें मुख्य मुख्य कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली। इन्होंने प्रीस ट्रीटी साइन की किनके साथ, जो डिफीटेड नेशन थे उनके साथ। तो दीज ट्रीटीज इंक्लूडेड, इसमें कौन से ट्रीटीज थे, सबसे पहला था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो वर्साइलेस एक फ्रांस में एक सिटी का नाम है विथ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस किसके साथ हुआ था, जर्मनी। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन एंड ले विथ ऑस्ट्रिया। ट्रीटी ऑफ ट्राई एनॉन with Hungary, Treaty of Service with Turkey, Treaty of न्यूली सुर सीन विद बल्गेरिया। तो ये सारे ट्रीटीज उस समय साइन हुए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस विद जर्मनी। तो इसमें सबसे इतने सारे ट्रीटीज साइन हुए थे और इन ट्रीटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी कौन सा है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। और discussion of new post-war international order had been going on during the war. The first step declaration on peace was taken on November 17 by revolutionary government of Russia. तो डिस्कशन जो था कि काफ़ी सारे डिस्कशन हुए कि वॉर के बाद में, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर आना चाहिए कि क्या चीज़ होना चाहिए। ये जो है इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है, डिस्कशन की वॉर है, वॉर को आप ख़त्म करो। तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर जो जब वॉर चल रहा था तब आ चुका था। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डिक्लेरेशन ऑन पीस, ठीक है। ये कब हुआ था, नवंबर 1917 को। तो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो रशिया की है उसने ये फर्स्ट स्टेप रखा था। इट अनकंडीशनली डिक्लेयर इट वाज विथड्रॉइंग फ्रॉम वॉर एंड अपील्ड टू ऑल द वॉर टॉर्न नेशन टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू ब्रोकर अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक पीस। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन ऑन पीस नवंबर 1917 में किसने लिया, रशिया में लिया। तो इसने क्या डिक्लेयर कर दिया, अनकंडीशनली डिक्लेयर कर दिया, मतलब किसी भी कंडीशन में ये क्या करेगा, वॉर से अपने हाथ पीछे खड़ा कर देगा। वो विड्रॉ कर रहा है वॉर से, वो और लड़ाई नहीं लड़ सकता और वो अपील कर रहा है दूसरे जो भी वॉर में जो इतना मतलब क्षति पाए हुए नेशंस हैं, ठीक है। हमने देखा इससे पहले वाले जो सेक्शंस है उसमें कि कैसे जो है वॉर जो है जो कॉमन पीपल को कितना ज़्यादा उन्होंने क्षति पहुंचाया था, पूरे नेशंस को हिला के रख दिया था। तो उन्होंने इमिडिएटली स्टेप्स लिया कि वो जो है वॉर से हट जाएंगे और जो पीस है डेमोक्रेटिक पीस की तरफ जाएंगे। द रशियन डिक्लेरेशन सेड दैट no country or nation in Europe or the colonies would be forced to be part of another country without its consent. No country could be burdened with the cost of war repression, and government should sign only publicly declared treaties between themselves with full consent of the democratically इलेक्टेड असेंबलीज इन द प्लेस ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज। तो अब यहाँ पे रशियन डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है कि कोई भी कंट्री या नेशन जो है वो किसी दूसरे कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता कि वो विदाउट कंसर्न, ठीक है, उस कंट्री के कंसर्न के किसी और कंट्री का जो कॉस्ट है, जो वॉर का जो कॉस्ट है उसको ढोए, ठीक है, कोई सीक्रेट ट्रीटीज साइन करे। तो जो भी ट्रीटीज साइन होना है वो मतलब पब्लिकली साइन होगा, उसमें जो डेमोक्रेटिकली सेलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनके सामने ये ट्रीटीज साइन होंगी। कोई भी सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं होगी, छुप छुपा के कोई काम नहीं होने वाला। द आइडियल्स
did not find much favor with European government, but they were welcomed by war-weary soldiers and workers. तो ये जो ideas थे, ये बात रख रही थी रशियन गवर्नमेंट, ये फेवर में नहीं थे, यूरोपियन गवर्नमेंट इसका फेवर नहीं कर रही थी, लेकिन जिन्होंने वॉर के जो मार झेली थी, जो सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, वो इसके पक्ष में थे. They were widely discussed by the people and demonstration began to held across Europe in their support. तो ये जो है इस तरीके के डिस्कशन लोगों के बीच में होने लगे कि वॉर को ख़त्म करना है, पीस लाना है, और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस होने लग गए, विरोध होने लग गए यूरोप में, पूरे यूरोप में वॉर को ख़त्म करने के सपोर्ट में. सीइंग द पॉपुलर वेव इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल पीस, द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अनाउंस हिज 14th पॉइंट इन जनवरी 19. अब ये पूरा मतलब पॉपुलर वेव मतलब पूरा देखा लहरों के जैसे जो है लोग बाहर आ गए हैं, वो फेवर कर रहे हैं कि नहीं भाई पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए. तब उस समय जो अमेरिका प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 पॉइंट्स डिक्लेयर किए जनवरी 1918 में. अब इसमें क्या आउटलाइन कर रहे थे? प्रिंसिपल फॉर वर्ल्ड पीस इन नेगोशिएशन पीस ट्रीटीज टू एंड द वॉर. तो कुछ प्रिंसिपल वो लेके आ रहे थे सामने में, कुछ सुझाव वो लेके आ रहे थे, कुछ पॉइंट्स वो लेके आ रहे थे ताकि पूरे विश्व में क्या हो, शांति हो, और सब नेगोशिएटिंग मतलब समझौता कर ले और पीस ट्रीटी साइन कर ले ताकि ये वॉर एंड हो जाए. द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया डिग्री कैन बी सीन इन दिस अनाउंसमेंट. और जो रशिया का जो पहल था वो इसमें इस अनाउंसमेंट में देखा जा सकता था. तो विल्सन टू अपोज सीक्रेट पैक्ट्स, इन्होंने भी बोला कि कोई भी इस तरीके के सीक्रेट जो ट्रीटीज पहले साइन होती थी, जैसे कि हमने पहले वाले सेक्शंस में देखा, तो उस तरीके की ट्रीटीज अब नहीं साइन होगी. सिग्निफिकेंटली ही ऑल्सो असर्टेड that all the nationalists were to get the right to self-determination and he was in the favor of establishing democracy in all war-torn countries. और साथ ही साथ में सिग्निफिकेंटली मतलब बिल्कुल मतलब सही तरीके से ये क्या बोल रहे थे कि जितनी भी वॉर-टॉर्न कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए ताकि जो भी ये जो मतभेद सब चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाए. तो विल्सन हैड also advocated free and unhindered trade between all countries, opening the seas for all countries to allow unrestricted sea traffic. और उन्होंने ये भी बोला जो इतना मतलब ये जो ट्रेड है ये अब इससे विवादित हो गया था. तो अब क्या किया जाए कि सारे जो फ्री और अनहिंडर मतलब बिना रोक टोक के फ्री ट्रेड हो सब कंट्रीज के बीच में. सी का जो रास्ता है, समुद्र का रास्ता है, वो सबके लिए खुला रहे, सी ट्रैफिक सबके लिए खुला रहे. ही ऑल्सो आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ डिसआर्ममेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए लीग ऑफ नेशंस दैट वुड educate disputes between the country and encourage mutual cooperation. उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि जो डिसआर्ममेंट मतलब क्या होता है, जो गोला बारूद बंदूक हथियार जो यूज़ किया जा रहा है ना उसको छोड़ देना, ठीक है, अपने हथियारों को छोड़ दिया जाए और एक फॉर्मेशन किया जाए नेशनल लीग का जो इस तरीके की सिचुएशंस हैं उसमें जस्टिस प्रोवाइड करे. डिस्प्यूट्स अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में हो जाता है तो उसका सुलह कराए और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को एनकरेज करे. तो विल्सन के 4 पॉइंट स्टिपुलेटेड दैट जर्मनी शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड सिंस 1870 एंड पोलैंड विल बिकम अ फ्री नेशन. उन्होंने अपने 15 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स रखे. उसमें से क्या था, जर्मनी जो है जिसने सारे जितने भी टेरिटरीज जो है अपने अंदर हथिया के रखे थे सिंस 1870 वो उसको छोड़ दे और पोलैंड को एक फ्री नेशन बना ले. और ऑन रशिया ही वेलकम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिप्लेस द टायरनी ऑफ सार एंड रेस्पेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द रशियन पीपल टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और उनके रशिया के पक्ष में उन्होंने क्या बोला कि वो जो चाहते हैं एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी वो बिल्कुल हो जाना चाहिए क्योंकि जो वहाँ पे सार है वो कुछ काम तो कर नहीं रहा है, उसके गुलामी से टायरनी मतलब उसकी गुलामी से अब मुक्त होने का टाइम आ गया है. और वो रेस्पेक्ट किया कि वहाँ के रशियन पीपल जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके. ही डिड नॉट होल्ड एनी पर्टिकुलर नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर, सो ही फेल्ट दैट नो डिमांड शुड बी मेड ऑन एनी नेशन टू पे वॉर रिपरेशन. तो उन्होंने ये भी बोला कि वो ये मानते हैं कि कोई भी नेशन जो है इस वॉर का आउटब्रेक मतलब स्टार्ट करने का
कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी वॉर्स में जो इतना खर्चा हुआ है और इतना जो नुकसान हुआ है उसका किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। द न्यू जर्मन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड विल्सन प्रिंसिपल्स एंड साइन द आर्मिसाइड्स। तो जो न्यू जर्मन गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट किया जो विल्सन के प्रिंसिपल्स थे और जो नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसे आर्मिसाइड कहा जाता है उसे एक्सेप्ट किया। ईच विक्टोरियस कंट्री हैज इट्स ओन विजन एंड डिप्लोमेटिक नीड्स। फ्रांस विच सफर्ड द मोस्ट डैमेज इन द क्लॉड नीड जर्मन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड वांटेड जर्मन्स टू पे वॉर। अब हर एक कंट्री जो है उनका अपना एक तरीका था सोचने का, अपनी एक कूटनीति थी, डिप्लोमेटिक नीड्स मतलब कूटनीतियाँ थी। तो फ्रांस जो है जिसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था इस वॉर में, तो उसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना इस वॉर के लिए और वो क्या चाहता था कि जर्मन जो है उनको पे करे जो भी रिपेरेशन मतलब उनको जो नुकसान हुआ है। दस इफेक्टिवली क्रिपलिंग जर्मनीज इकोनॉमी सो दैट दे कुड नेवर रिकवर टू वेज अनदर वॉर। और ये इसलिए भी करना चाहता था ताकि जर्मनी जो है उनको पैसा पे करे और पैसा पे करने से क्या होगा, जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्रिपलिंग मतलब टूट जाएगी, कम हो जाएगी और वो कभी भी वॉर जो है करने लायक नहीं रहेगा। इट ऑल्सो वॉन्टेड जर्मनी टू रिटर्न फ्रेंच टेरिटरीज इट हैज साइज्ड इन 1871। और वो ये भी चाहते थे कि जर्मनी जो है जो फ्रेंच टेरिटरी को उन्होंने हथिया के रखा है। कौन चाहता था, फ्रांस चाहता था कि जर्मनी ने जो फ्रेंच टेरिटरी 1871 से अपने अधीन में रखा था उसको भी वो छोड़ दे। दिस रीजन वाज रिच इन कोल एंड आयरन और बाय गेटिंग बैक द टेरिटरी फ्रांस सॉट टू पुट अ ब्रेक ऑन जर्मन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पे देखिए अभी भी कूटनीतियाँ चली रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, जर्मनी से वो फ्रेंच की टेरिटरी मांग रहा है। वो फ्रेंच टेरिटरी उन्होंने कब साइज की थी, 1871 में। और ये जो टेरिटरी है ये क्या था, रिच था आयरन और कोल डिपॉजिट में। और इस टेरिटरी को वापस लेने से फ्रांस जो है वो जर्मन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी में हो रहा था उसको रोकना चाहता था। इट वांटेड टू डैमेज जर्मन इकोनॉमी टू द एक्सटेंट दैट द कंट्री वुड नेवर अगेन थिंक ऑफ अटैकिंग अनदर कंट्री। तो देखिए मतलब इतना वो था, उतना अभी भी था मतलब गुस्सा कि वो चाहता था कि जर्मनी इतना हताहत हो जाए है ना, उसके ऊपर हम इतना बोझ ला दे, उसकी इकोनॉमी को इतना हम गिरा दे कि कभी सोचे भी मत कि किसी कंट्री पे वो अटैक कर सके। तो ब्रिटेन टू वांटेड टू वीकन जर्मन फॉर strategic reasons but not for economic reasons since a strong German economy would benefit British trade। तो ब्रिटेन भी चाहता था कि वो जर्मनी को कैसे न कैसे करके नीचे गिरा दे, इकोनॉमिकली कंडीशन में नीचे गिरा दे, स्ट्रैटेजिक रीजन से नीचे गिरा दे, लेकिन इकोनॉमिक रीजन से नहीं, क्योंकि जर्मन और ब्रिटेन के ये ट्रेड रिलेशनशिप थे। तो अगर जर्मन की इकोनॉमी गिर जाएगी तो ब्रिटिशर्स का ट्रेड भी गिर जाता। तो बट ब्रिटेन स्ट्रांगली अपोज द right to self-determination of colonial and European nation and their freedom to choose democratic government. It also opposed the open seas policies that allow unrestricted sea traffics to all countries. This policies conflicted with the interest। तो अब जो है ब्रिटेन जो है वो क्या अपोज कर रहा था, जो ये सेल्फ गवर्नमेंट का जो चक्कर है, जो डेमोक्रेसी जो है कि जो कॉलोनीज है उसको हटा दिया जाए, ठीक है, जो लोग हैं उनके पास खुद की फ्रीडम हो अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज करने का, ये सब चीज़ जो है ब्रिटेन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। और जो ओपन सी पॉलिसी विल्सन ने बोली कि हर जो कंट्री है वो फ्रीली जो है समुद्र के रास्ते से ट्रेड करने के लिए जाए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो सी ट्रैफिक्स है ये सब पूरे कंट्रीज के लिए खुले ना रहे। तो ये जो पॉलिसीज है, कुछ पॉलिसीज जो है वो क्या कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, मतलब मतभेद लेके आ रही थी। तो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी hope that Russian revolution would fail because they feared that it would influence the poor workers and social soldiers in the country. They wanted to build a barrier of anti-Russian state between the countries and the Russia। तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या चाहते थे कि रशियन रेवोल्यूशन जो वहाँ पे चल रहा है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उनको ये डर था फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को कि जो रशियन रेवोल्यूशन के आने से जो पुअर सेक्शंस हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो भड़क जाएंगे, ठीक है, वो प्रभावित हो जाएंगे और वो कहीं विद्रोह ना कर दे। तो वो एक बैरियर क्रिएट करना चाहते थे एंटी रशियन स्टेट जो कंट्रीज है, जो उनकी कंट्रीज है और रशिया के बीच में। इसलिए दैट इज वाई
They were not keen to include Russia in peace talk. Their hope was that all countries would support the forces in Russia that were opposing the revolutionary government. इसलिए वो जो रशिया को सपोर्ट जो पीस टॉक्स चल रहे हैं उसमें इंक्लूड करना नहीं चाहते थे, और उनका ये उम्मीद था, देयर होप, इनका ये उम्मीद था कि सभी जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करेगी कि हम कैसे रशिया को रोके, ये रशियन रेवोल्यूशन के लिए, ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वो लेके आना चाहते हैं उसके लिए। अब हमको जानना है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जून 1919 में क्या बोला गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ये जो है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने साइन किया ये प्रीस ट्रीटी किसके बीच, किसके साथ, जर्मनी के साथ 28 जून 1990 में। It contained many terms that were unacceptable to Germany, but the three countries threatened to mount a joint attack on Germany if it doesn't accept these conditions. तो ये जो ट्रीटी है वर्साइल्स में, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो जर्मन के लिए एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। जर्मन अगर उसको एक्सेप्ट करता तो उसको नुकसान ही होता, लेकिन ये जो तीन कंट्री थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन्होंने फोर्स किया, ठीक है, उन्होंने धमकी दी, थ्रेटन किया, मतलब डराया धमकाया कि अगर वो ये ट्रीटी नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो जॉइंटली, मतलब तीनों मिलकर जर्मनी में अटैक कर देंगे। अगर तीनों कंट्री मिलकर अगर जर्मनी में अटैक कर देते तो जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचता। हेल्पलेस जर्मनी वाज दस forced to sign the treaty. Let us look at its main terms. तो अब जर्मनी जो है एकदम मतलब हताहत हो गया था, और वो बिल्कुल मतलब इसलिए जो है उसको इस ट्रीटी को फोर्सफुली साइन करना ही पड़ा। तो इसमें क्या लिखा था, फर्स्ट, जर्मन एंड इट्स एलीज, जर्मन मतलब इट्स एलीज मतलब उनके साथ देने वाले जो नेशंस हैं, टू एक्सेप्ट द गिल्ट फॉर स्टार्टिंग द वॉर एंड डिस्ट्रक्शन इट्स कॉज टू अदर कंट्रीज हैं। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि फर्स्ट पॉइंट में ही ऐसा बोला कि जर्मनी और उनके साथ के जो साथीगण जो नेशंस है वो ये एक्सेप्ट कर ले इस गिल्टी को, गिल्ट मतलब ये गलती को, कि उन्होंने ही वॉर स्टार्ट किया था, और जो भी डिस्ट्रक्शंस हैं, जो दूसरे कंट्रीज में जितना भी नुकसान हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है। तो जर्मन वाज हेल्ड लाइबल टू पे वॉर रिपरेशन फॉर द डैमेज कॉस्ट विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया, फैक्ट्रीज, माइंस डिस्ट्रॉयड बाय जर्मन आर्मी। तो अब जो है उन्होंने क्या बोला, जर्मनी की गलती थी, तो जर्मनी जो है उसको अब भुगतान करना पड़ेगा। लाइबल टू पे मतलब भुगतान करना पड़ेगा जो भी वॉर के खर्चे हुए हैं, जो भी वॉर का नुकसान हुआ है। तो जितना भी डैमेज हुआ है, जो रेसिडेंशियल एरियाज थे जहाँ पे लोग रहते थे उनके घरों का नुकसान हुआ है, फैक्ट्रीज का नुकसान हुआ, माइंस का नुकसान हुआ है, तो जर्मन आर्मी जो उन्होंने किया है तो उनको भरना पड़ेगा। तो कंट्री वाज टू पे द सम ऑफ 66 लाख पाउंड इन इंस्टॉलमेंट टू फ्रांस, बेल्जियम एंड ब्रिटेन। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है वो फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को पे करने के लिए बोला। Many noted economists were of the opinion that this sum was beyond Germany's capacity to pay. They felt it would cripple the country's economic rehabilitation and jeopardize European interest. तो अब बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये ओपिनियन था, ये जो सम जर्मनी को पे करने के लिए बोला था, ये जर्मन की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा था। अगर वो जर्मनी इसको कैसे भी करके पे भी करे तो इससे जो वो कंट्री है उसका इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन पूरा बिगड़ जाएगा, वो पूरा तोड़ के रख देगा कंपनी के अर्थव्यवस्था को, और यूरोपियन का जो इंटरेस्ट, जियोपर्डाइज मतलब उनका तो वाहवाही हो जाएगा, एकदम मतलब वो माला माल हो जाएंगे यूरोपियन इंटरेस्ट। However, the victorious allies did not accept this agreement because they had themselves taken loans from America to fight the war and wanted to repay their loans with the compensation they received from Germany. इसलिए जितना भी इकोनॉमिस्ट वगैरह ने बोला कि भाई जर्मन की गलती नहीं है, जर्मन इतना सारा नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, जो विक्टोरियस एली थी फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, इन्होंने अमेरिका, ठीक है, इन्होंने क्या करके रखा था, इन्होंने अमेरिका से वॉर के लिए लोन लेके रखा था। और जो भी विक्टोरियस एलीज हैं ये इस टर्म्स पे नहीं जा रही थी कि जर्मनी के लिए कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस उनको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे ताकि वो अपना लोन को, कर्जा जो है जो उन्होंने अमेरिका से लेके रखा था लड़ाई लड़ने के लिए, उसको पूरा कर सके, ठीक है। इसलिए वो ये जो कंपनसेशन है वो चाहते थे जर्मनी से। बट व्हेन इट बिकेम ऑब्वियस सम ईयर्स लेटर दैट जर्मन कुड नेवर पे सो बिग एन अमाउंट, द रिपेरेशन वेर रिड्यूस टू 20 लाख पाउंड। तो अब भाई कुछ सालों में लगा, ऑब्वियस हो गया कि भाई जर्मन इतना बड़ा अमाउंट जो है वो पे नहीं कर सकता, तो इसलिए ये जो रिपेरेशन के अमाउंट है, मतलब ये जो तबाही हुई उसके जो अमाउंट है उसका कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, कितना, 20 लाख पाउंड में। तो जर्मन वाज टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज इट हैज annexed फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड फ्रांस। इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन ऑल अदर कंट्रीज। Germany had annexed
अंडर एन अर्ली ट्रीटी विद सोवियत यूनियन। तो जर्मनी के पास जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने दूसरे कंट्री से अपने अधीन में रखी थी, जैसे बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, इसको उन्होंने लौटा देना था और इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बन गए थे इन कुछ टेरिटरीज में। तो जर्मन का जो भी एनेक्सेशन था, जो भी उन्होंने कब्जा करके रखा था, तो अर्ली ट्रीटी उनके पास पहले से थी सोवियत यूनियन के, उसके खिलाफ भी उनको सारी टेरिटरीज वापस कर देना था। उसके बाद जर्मन वाज टू रिटर्न द अल्सेक लॉरियन रीजन, ठीक है। तो ये रीजन को भी क्या है, जिसको उन्होंने 1871 में फ्रांस से लिया था, ठीक है, उससे छीना था, उसको भी उनको रिटर्न करना था। ऑल्सो टू कंपनसेट फॉर द डैमेज टू फ्रेंच माइंस, और जितना भी डैमेज उन्होंने किया था फ्रेंच माइंस को, उसका भी पैसा उनको लौटाना था। जर्मनी वाज आल्सो टू गिव द प्रोडक्शन ऑफ इट्स माइन इन सार रीजन ऑफ फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। और जर्मनी को और क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है माइंस में, जो उनके पास सार रीजन है फ्रांस में, उसको भी उनको 15 साल के लिए देना है। द लीग्स ऑफ नेशन वुड एडमिनिस्टर द रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम, आफ्टर विच द रेसिडेंट पीपल वुड वोट टू डिसाइड वेदर इट शुड बी मर्ज्ड विद फ्रांस और जर्मनी। अब जो लीग ऑफ नेशन है वो एडमिनिस्टर करेगा ये जो रीजन है, सार रीजन को, और वहाँ के रेसिडेंट वो डिसाइड करेंगे कि वो उसको फ्रांस के साथ रहना है कि जर्मनी के साथ रहना है। उसके बाद 4 पॉइंट में लिखा गया कि लार्ज पोर्शन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मन एम्पायर वाज सीडेड टू न्यूली कंस्टिट्यूटेड कंट्री ऑफ पोलैंड। इट इंक्लूड डजिंग कॉरिडोर विच gave Poland access to sea. As a result, the eastern portion of Germany was separated from the rest of the country. और बहुत बड़ा पोर्शन जो जर्मन एम्पायर का था, ठीक है, जो नई कंट्री बन रही थी पोलैंड, उससे उन्होंने हटाया था। तो इसमें डजिंग कॉरिडोर भी था जो पोलैंड को सी का एक्सेस देता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ, ईस्टर्न पार्ट पोर्शन जो है जर्मनी का वो सेपरेट हो गया था पूरी कंट्री से। तो इस तरीके से इन दिस वे 65,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ठीक है, ये जो है सीजड बाय जर्मनी, मतलब जर्मनी के जो अधीन में थी, तो अब इनको दूसरी कंट्रीज को वापस देना पड़ गया। उसके बाद 6 पॉइंट ये है, जर्मन कॉलोनी इन अफ्रीका। तो जर्मनी की जितनी भी कॉलोनी थी अफ्रीका, वे आर मैंडेटेड टू लीग नेशन, तो वो उनको लीग ऑफ नेशंस को दे देना था, विच हैंडेड ओवर देयर कस्टडी टू। अब ये लीग ऑफ नेशन को दे दिया, और लीग ऑफ नेशन ने इसकी कस्टडी किसको दे दी, ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगल को। द चाइनीज टेरिटरी द जर्मन कंट्रोल, और चाइना में भी इनकी टेरिटरी थी जो जर्मनी कंट्रोल करके रखा था, उसको जापान को ट्रांसफर कर दिया, नॉट टू चाइना, बिकॉज जापान हैज अपोज जर्मनी इन द वार, ठीक है। जापान ने जर्मनी का अपोज किया था, इसलिए उन्होंने जापान को ना वापस करके उसको ट्रांसफर कर दिया था जापान को, चाइना को ना देके। In this way, the colonies the German had acquired in 19th century slipped out of its hand. तो जो भी उन्होंने 19th century में हथिया के रखा था अपने हाथ में, वो उनके हाथ से निकल गया। उसके बाद 7th पॉइंट है, several terms in the treaty effectively ensured the disarmament of Germany. The German army was limited to 10,000 soldiers. It armed vehicles, submarine battleship, एयरक्राफ्ट में डिसमेंटल। और बहुत सारे जो टर्म्स है इस ट्रीटी में, इफेक्टिवली ये कहा गया था कि जर्मनी के पास जितने भी हथियार हैं उसको वो डिसआर्मेंट कर दे, मतलब वो हथियारों को छोड़ दे। तो आर्मी को लिमिटेड किया गया था कि उसमें 1 लाख सोल्जर्स ही हो सकते थे, और जितने भी उनके पास व्हीकल, सबमरीन बैटलशिप, ये सबको क्या कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। द राइन लैंड बॉर्डरिंग फ्रांस was demilitarized and the German army was forbidden from entering the Seaports territory. The objective was to ensure that German could build up aggressive capability to wage a war. तो अब जो है राइनलैंड बाउंड्रिंग जो फ्रांस में था, फ्रांस को बाउंड्री कर रहा था, इसको भी डिमिलिटराइज कर दिया, यहाँ की मिलिट्री को हटा दिया गया, और जो आर्मी है उसको रोक दिया गया कि वो शिप का जो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है उसको एंटर ना कर सके। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, क्या कि जर्मन जो है वो आगे जाकर कुछ भी, मतलब उसके पास कोई कैपेबिलिटी ही ना, एग्रेसिव कैपेबिलिटी टू वेज अ वॉर, तो उसके पास कोई कैपेबिलिटी ही ना हो कि वो लड़ाई लड़ सके, उसकी सारी जो कैपेबिलिटी है उसको हटा देना चाहते थे। तो वन टर्म ऑफ ट्रीटी स्पेसिफाइड that German and Austria could not merge without the permission of League of Nations. ठीक है, one term of treaty specified that German and Austria could not merge without permission of League Nation. Another treaty separated Austria and Hungary, and the people of subordinate states of the empire were permitted to form their independent countries. तो एक treaty में ये कहा गया, तो जर्मन और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये साथ में
इकट्ठा मिल नहीं सकते, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो सकते जब तक लीग ऑफ नेशन परमिशन ना दे। और अनदर ट्रीटी में ये कहा गया जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है वो सेपरेट रहे, ताकि ये जो एम्पायर है ये साथ में मिलकर कहीं फिर से वॉर या इस तरीके की हरकतें ना करे। तो द वॉर दस अफेक्टेड ऑस्ट्रिया द मोस्ट। तो अब वॉर जो है इससे ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इट वॉज लेफ्ट विथ ओनली फार्म लैंड एंड हैड नो अदर रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ खेती वाली जो ज़मीन थी वही थी और कोई भी और रिसोर्स नहीं था आगे बढ़ने के लिए। तो लार्ज चंक ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन स्पोक जर्मन, सो इट वाज नेचुरल फॉर टू कंट्री टू सीक टू मर्ज बट द एलिट पावर प्रिवेंटेड। तो जर्मन जो ऑस्ट्रियन लो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे बहुत हद तक जो है जर्मन बोलने वाले लोग थे, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है, एलिड पावर्स हैं, ये नहीं चाहते थे कि जर्मन और ऑस्ट्रिया मिले, ताकि अगर मिल के फिर से ये कुछ इस तरीके के वॉर वगैरह का हालात पैदा कर सके, इसलिए वो उसके बाद उनको मिलना नहीं चाहते। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट हमको देखना है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट सिलेक्टेड ट्रीटी। तो ये जो ट्रीटी में 8 पॉइंट्स लिखा गया, इसका नतीजा क्या हुआ। तो दिस ट्रीटी हैज बीन द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल मॉडर्न ट्रीटीज, डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज इट वेहेमेंटली। तो ये जो ट्रीटी है सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले ट्रीटीज में से है। जो डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इसका पूरे तरीके से क्या करते हैं, थोड़ा सा विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। तो अभी हमने देखा कि सारा जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसके लिए बन रही है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लिए बन रही है। कहीं पे भी कोई बाकी कंट्रीज का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है बोला जा रहा है, बाकी कंट्रीज की कोई गलती भी नहीं निकाली जा रही है। तो ये कोई प्रिंसिपल और जस्टिस, डेमोक्रेसी और जस्टिस के बेसिस में ये डिसीजन नहीं लिया गया था। इट वॉज demeaning treaty that forced upon defeated by the victorious German was not invited to discussion and negotiations। तो ये सिर्फ मतलब एक बेमतलब demeaning ट्रीटी, मतलब एक बेमतलब की ट्रीटी थी जिसमें जो जीते हैं, ठीक है, जो जीते हुए जो है वो जो हारे हुए हैं उसको बिल्कुल मतलब झोड़ के रख दे रहे हैं। तो जर्मनी को कोई डिस्कशन के लिए, कोई नेगोशिएशन के लिए इनवाइट ही नहीं किया गया, और ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स वेयर इग्नोर्ड एंड द कंट्री वाज फोर्स्ड टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन। तो बस जितने भी उसके ऑब्जेक्शंस थे, कुछ भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस किया, कुछ भी उन्होंने विरोध किया, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और कंट्री को सिर्फ और सिर्फ जो डॉटेड लाइंस रहते हैं ना साइन करने के लिए, वहाँ पे साइन करने की बस परमिशन दी गई। तो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी क्लेम्ड देयर गवर्नमेंट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर which was waged by the earlier emperor and his undemocratic government. So it was unjust to punish the new democratic government for their acts। तो न्यूली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी जर्मनी, उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी गवर्नमेंट इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इससे पहले जो एम्परर था, इससे पहले जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी वॉर के। तो उनका किया हुआ हम क्यों झेलें, उनके जो एक्ट्स थे उसका पनिशमेंट हम क्यों झेलें। तो इसलिए इनफैक्ट द पनिशमेंट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव सिंस they would weaken democracy in the country because German people never support a government that accepts such humiliating conditions। अब इसमें ये बोला जा रहा था कि वो वीकन जो डेमोक्रेसी थी इससे पहले वाली, वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, तो आज के जो जर्मन लोग हैं, जर्मन पीपल है, वो इन ह्यूमिलेटिंग कंडीशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इसका भुगतान नहीं करेंगे। इन stark contrast, the government of the victorious countries stirred anti-German hysteria in their countries and came to negotiating table, going to sequence German dry like a lime to ensure that the country would never raise its head again। तो अब इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विरोध में, जो कंट्री, जो विक्टोरियस कंट्री थी, फ्रांस हो गई, इटली हो गया, तो ये क्या करना चाह रहे थे, ये जो जर्मन का जो ये जो चल रहा था ना, ये एंटी जर्मन हिस्टीरिया हो रहा था, ठीक है, ये जो जर्मनी में उसका उल्टा विरोध किया जा रहा था। ये क्या करना चाहती थी कि जर्मनी को वो इतना निचोड़ दे, इतना मतलब निचोड़ के जैसे सूखा चूना होता है ना वैसे कर दे, और ताकि वो ये कंट्री जो है अपनी कभी सिर उठा के ना देख सके किसी की तरफ, और कभी वॉर करने की तो सोच ही ना सके। दैट्स वाई दे could not just behave in just manner with Germany। They claim that the retreating German army had deliberately adopted a scorched earth policy, destroying all the territories under its control। They also pointed out Germany had itself imposed hard conditions in the treaty it signed with the revolutionary government of Russia, annexing a large chunk of Russian government।
अब यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि जर्मन ही सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रीटी उन्होंने साइन किए उसमें खुद ही उन्होंने हार्श कंडीशंस इम्पोज करवाए हैं। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है रशिया में, जिन्होंने बहुत सारी रशियन गवर्नमेंट, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट सून बिकम, तो ये जल्दी ही क्लियर हो गया कि ये जो ट्रीटी है ओनली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर वॉर ब्रेकिंग आउट बिकॉज जर्मन वुड नेवर फुली एक्सेप्ट इट्स टर्म। तो ये ट्रीटी बेबुनियाद की ट्रीटी थी और इसमें यही साबित हो रहा था कि ये जो ट्रीटी है वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो वॉर है उसको न्योता देगी। और ये क्लियर हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इन हार्श कंडीशंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये ह्यूमिलेटेड जो फ्यूचर के जो इलेक्टेड लीडर्स जो फ्यूचर के, वो इस ट्रीटी को डिस्कार्ड कर देंगे और कहीं ना कहीं जो जर्मन नेशन का जो इंसल्ट है उसका बदला वो लेके रहेंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन द नेशन इन इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर हैव बीन प्लेइंग इन द माइंड्स ऑफ मेनी पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो एक संगठन की जरूरत थी, एक लीग ऑफ नेशंस की जरूरत थी कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जब भी किसी दो नेशंस के बीच में कुछ इश्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो वो उसको अच्छे इम्पार्शियल मैनर, मतलब कोई भी किसी का पक्ष ना लेते हुए निष्पक्ष होकर एक अच्छे तरीके से जो है उस समस्या का निवारण करे। तो ड्यूरिंग द वॉर विल्सन्स 14 पॉइंट्स वंस अगेन बॉट दिस आइडिया इनटू लाइमलाइट। अब इस वॉर के दौरान जो विल्सन की जो 14 पॉइंट्स है, ये फिर ये इस पॉइंट को लेके आए कि एक लीग नेशंस की जरूरत है। तो विल्सन ट्राइड हार्ड टू रियलाइज हिज विजन। इवेंचुअली द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन जिनेवा इन कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इन 1920। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, विल्सन के 14 पॉइंट्स को देखते हुए, ये जो वॉर की सिचुएशंस थी, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आखिरकार इवेंचुअली, मतलब आखिरकार लीग ऑफ नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ? जिनेवा में 1920 में। इट वाज होप दैट द ऑर्गेनाइजेशन वुड रिजॉल्व quarrels between the nation in a peaceful manner, help them in developing their healthcare system, ensure full security, improving the working condition of labor and so on. One of the first tasks assigned to the league was implementing international peace agreement signed between after the first world war। तो ये लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? इस आशा में बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि किसी भी नेशन के बीच में अगर इस तरीके की लड़ाई हो तो उसको पीसफुल मैनर में सुलझाया जा सके। हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है नेशंस में जहाँ पे ज़रूरत है उनको बनाया जा सके, फूड सिक्योरिटी हो, हर एक जो व्यक्ति है इस दुनिया में उनके पास खाने के लिए भोजन हो, वर्किंग कंडीशन जो लेबर की है उसमें सुधार लाया सके। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट्स हैं उस पर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अंडर वर्सलाइसेस ट्रीटी it was given administrative responsibility of SCAR nation and Dezhing corridor। तो जैसे कि एग्जांपल में वर्सलाइस ट्रीटी के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल जो SCAR नेशन है वो फ्रांस को दिया गया था यूज़ करने के लिए और डेजिंग कॉरिडोर को पोलैंड को। तो ये सब चीज़ों को का निरीक्षण करने की जरूरत थी। तो एस्टैब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन वाज इटसेल्फ अ प्रोसेस ऑफ फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स। टू बिगिन विथ, इन दोज डेज गवर्नमेंट डिड नॉट सी देयर कॉलोनीज एज इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस countries, so the question of giving them a seat in this organization did not rise. As a result, the colonies of Asia and Africa did not made members. Russia too was not invited because of its agenda of encouraging social revolution across the globe. Also, in spite of Wilson's sterling efforts to set up organization, America did not become the member. अब ये जो लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश करने का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो सबसे पहले जो है, जो गवर्नमेंट जो है उस समय कॉलोनीज जो थी, ठीक है, जैसे कि जर्मन की कोई कॉलोनी है, अमेरिका ब्रिटेन की कोई कॉलोनी है, तो इसको एक इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमस कंट्री नहीं देखता था। तो यहाँ पे उनकी सीट्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंट्री से जो सीट्स आने का है वो तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता था। और उसके साथ साथ जो है कॉलोनीज जो एशिया और रसिया अफ्रीका में है उसको वहाँ पे उनके मेंबर्स नहीं बनाए गए। रशिया को भी इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वो सोशल रिवोल्यूशंस को एनकरेज कर रहा था उस समय। और विल्सन्स के इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी, ठीक है, विल्सन के पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उस समय इसका मेंबर नहीं बना। तो लीग ऑफ नेशन नेवरदलेसली कंटिन्यू टू वर्क विद दिस हैंडीकैप्स एंड बाय 1930 अपीयर टू डिलीवर इट्स प्रॉमिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द वर्ल्ड। हाउएवर दिस ऑप्टिमाइज वाज शॉर्ट लिव्ड एज वी विल सी इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। अब ये लीग ऑफ नेशन जो है वो कभी ढंग से काम नहीं कर पाया, सिर्फ एक से टेढ़ा मेढ़ा ही काम चलता रहा। 1931 में बस प्रॉमिस ही
1930 तक प्रॉमिस ही देता रहा कि पीस और प्रोस्पेरिटी रहेगी विश्व में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका जो ऑप्टिमिज्म था वो शॉर्ट लिव था, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हमको इसके बारे में और जानना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 से 1918 तक था, कौन से नेशंस थे उसके बारे में हमने देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि वॉर के चक्कर में, ठीक है, लोग कितने मतलब निर्दयी हो जाते हैं, ठीक है, अपना पैसा कमाना है, बाकी लोग कैसे भी करके कुछ भी करें, ठीक है। ये हमने देखा कैसे जो है हम हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो एक नेशंस के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर पूरा थोप दिया कि जर्मनी ने ही सारा सब कुछ किया है, जितना किया धरा है सब जर्मनी का है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में देखी है। बहुत ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये चैप्टर था। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।